नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्टार। आज बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की। ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि बड़े जोर शोर के साथ बाजार में उतरा था, लेकिन आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके खिलाफ शिकायतों की भरमार है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फिर वो कंज्यूमर पोर्टल हो, ओला के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया है। अनप्रोफेशनल प्रैक्टिस के लोग आरोप लगा रहे हैं, गाड़ियों की क्वालिटी से परेशान हैं, आफ्टर सेल सर्विस से परेशान हैं, खराब रिस्पॉन्स से परेशान हैं। और तो और अब सीसीपीए ने नोटिस जारी किया है, एआरएआई का भी नोटिस आ रहा है, यानी कि एक्शन बहुत सारा कुछ हो रहा है। ग्राहक के तौर पर आपके लिए यहां पर क्या है, क्या बातें हैं जो आपको समझनी है, जो आपको जाननी है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपने लिया हो चाहे ना लिया हो, लेकिन अगर उसे लेकर कोई एक्शन है एज ए कंज्यूमर, आपको जानना उसके बारे में बेहद जरूरी है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। कुछ हाइलाइट्स आपको बता देता हूं, कुछ ताजा एक्शन आपको बता देता हूं कि हुआ क्या है। एक नजर डालते हैं तो क्यों परेशान है ओला इलेक्ट्रिक के ग्राहक। ओला इलेक्ट्रिक का सीसीपीए का नोटिस आया है, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है। क्यों भेजना पड़ गया ये नोटिस? क्योंकि 10,000 से ज्यादा शिकायतों का अंबार लग चुका था ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ। कंज्यूमर राइट्स के उल्लंघन का नोटिस गया, भ्रामक विज्ञापन दिखाने, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के आरोप उसमें लगाए गए, खराब क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विस की खराब क्वालिटी। ओला इलेक्ट्रिक को इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो ये तो हुआ एक मामला। दूसरी चीज वो आपको बताते हैं जो और ताजा एक्शन है। भारी उद्योग मंत्रालय ने एआरएआई से अब एक रिपोर्ट मांग ली है। भारी उद्योग मंत्रालय क्यों इसमें पिक्चर में आया वो आपको अभी पता चल जाएगा। एआरएआई यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनका क्या रोल है वो भी आपको बता देते हैं। तो ग्राहक की शिकायतों से जुड़ी जानकारी मांगी है। सबसे पहली बात, क्यों मांगी है? क्योंकि फेम 2 और पीएम ई ड्राइव की लाभार्थी है ओला। ध्यान से सुनिए, फेम 2 और पीएम ई ड्राइव ये ऐसे कार्यक्रम है सरकार के जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं। उसका फायदा ओला उठाती है, उसका लाभ उठाती है, लेकिन बदले में कंज्यूमर्स के हाथ कुछ नहीं। एआरआई देता है इंसेंटिव के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र। इसलिए उनसे जवाब मांगा है भारी उद्योग मंत्रालय ने, क्योंकि यही एजेंसी जो है वो बताती है कि भाई इन्हें ये पात्रता मिलनी चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इंसेंटिव के लिए सर्विस नेटवर्क का होना जरूरी है, जिसके मामले में ओला फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। खराब सर्विस, पुअर नेटवर्क। इंसेंटिव के लिए ग्राहकों को वारंटी देना जरूरी है, यहां पर भी ओला मात खाता हुआ दिखाई दिया है। इनवॉइसेस के प्रॉब्लम है। इतनी दिक्कतें, इतनी शिकायतें आई हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फिर वो प्रॉपर कंज्यूमर पोर्टल हो, और अलग अलग घटनाएं भी देश में घटी हैं जहां पर लोगों का गुस्सा भड़का है। तो चलिए आज बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक पर। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट विकास योगी, साथ ही कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना साहब, और NH4EV एक ऐसी संस्था जो ईवी के लिए उसे बढ़ावा देने के लिए काम करती है, डायरेक्टर उसके अभिजीत सिन्हा साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर हमारे साथ श्रीराम खन्ना जी जुड़ गए हैं। खन्ना साहब, क्योंकि ये कंज्यूमर से जुड़ा हुआ मामला है, कंज्यूमर इसके कोर में है, मामला शुरू ही वहां से हुआ, लोगों ने ढेर सारी ओला इलेक्ट्रिक खरीदी। क्यों? ऐसे विज्ञापन आए, ऐसी चीजों को पेश किया गया कि लोगों को लगा कि एक बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लोगों ने खरीदे। पहली बात, क्वालिटी के प्रॉब्लम्स आए, क्वालिटी का इशू आया, और फिर जब उस इशू को लेकर वो ओला के पास पहुंचे, उनके सर्विस सेंटर्स पे पहुंचे, उनके कस्टमर केयर्स पर पहुंचे, तो सिर्फ निराशा ही निराशा। क्या किसी ऐसी कंपनी के लिए जो इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के सेल्स और सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किसी तरीके का कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है? आखिर ये स्थिति बन कैसे गई? देखिए, ये कोई बहुत अजीबोगरीब बात नहीं है। उद्योग व्यापार के क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुएं जब बेची जाती हैं तो सभी बेचने वाले उनका अच्छा बड़ा चढ़ाकर उनकी तारीफ करते हैं और बेचते हैं, और जो उनका नेटवर्क होता है, उसकी ब्रांड इमेज होती है, उसके बेसिस पर उपभोक्ता रिस्क लेता है कि भाई चलो इसका माल खरीदो। अब ओला नाम जो है वो काफी देर से इंडिया में मशहूर है, ओला टैक्सी करके,
और उसी कंपनी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है इसके लिए। उसकी आपने देखा होगा कि उसका जो स्टॉक का भी आईपीओ था उसमें भी अच्छा पार्टिसिपेशन पब्लिक ने किया, और जहां तक ओला स्कूटर लॉन्च हुआ तो लोगों ने हाथों हाथ खरीदे। परंतु ओला स्कूटर का ये पहला मॉडल है, और जब कोई पहला मॉडल किसी ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट का बाजार में रिलीज किया जाता है तो उसमें कई खामियां निकलती हैं जो कंज्यूमर को इस्तेमाल करने का टाइम निकलती हैं, और इन्होंने सोचा नहीं होगा कि इतनी खामियां इसमें से निकलेंगी, और वो खामियां निकली। परंतु इनका जो आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क है उसके लिए वो तैयार नहीं था, जितने जितने लोगों ने उनको अप्रोच किया उसके लिए। तो यहाँ पर खन्ना साहब यही तो बात पूछना की है कि क्या कोई ऐसा क्रॉस चेक नहीं है, क्योंकि इनको सब्सिडी भी मिल रही है, ये उसका फायदा भी उठा रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट बाजार में उतरता है तो 10 तरीके के सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इतनी बात समझी जा सकती है कि कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स हो, लेकिन यहां तो शुरू से आखिरी तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस कंपनी ने प्रोडक्शन की तरफ, प्रोडक्शन एफिशिएंसी की तरफ, डिजाइन की तरफ ध्यान दिया है। उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी सेफ्टी और उसकी जो आफ्टर रनिंग कंडीशन में क्या कमियां आती हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। और ये उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट होता है इतने बड़े पैमाने पर जब वो उतारा जाता है तो इतनी ज्यादा गलतियां सामने निकल के आती हैं। नहीं, गलती श्री राम साहब, ये चलिए मैं आपकी बात को थोड़ा मान लूं कि गलती नहीं है, लेकिन द वे दे रिएक्टेड, चलिए आपका पहला प्रोडक्ट है। वैसे तो मैं ये बात उस तरीके से स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरीके से तो फिर कंज्यूमर तो लुट जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट उतार दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एटलीस्ट एड्रेस करें उसकी प्रॉब्लम्स को। आप अपने सर्विस नेटवर्क को उस लेवल तक पहुंचा। विकास जी, क्या गलत हुआ ओला के साथ? क्या वो आधी अधूरी तैयारी के साथ उतर गए और उनको देखने वाला भी कोई नहीं था? आई थिंक सबसे पहले तो देखिए, पॉइंट ये होता है कि जब भी आप कोई ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ सेल्स कुछ सर्टेन रहती है, मतलब ऑफ कोर्स आई मीन यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि ज्यादा बहुत अच्छे नंबर्स आपको हमेशा मिले, बट जब उम्मीद से थोड़े ज्यादा जब शायद नंबर्स मिलने लग जाते हैं, तब आपके पास में वो प्रोडक्शन इश्यूज को फिक्स करने का जो टाइम होता है, जो जनरली ऑर्गेनिकली अगर आप ग्रो करोगे तो आप धीरे धीरे सॉर्ट करते रहोगे। मतलब Ola एक एग्जांपल है। There's another startup called Ather, which is slightly organic in that sense, slow चले हैं वो। या कोई भी ब्रांड, जो आप आइस वाले ब्रांड की बात करोगे तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। जब एकदम से नंबर्स आने लग जाते हैं तो कई बार चीजें आपकी फिक्स नहीं हो पाती, और फिर वो कंज्यूमर्स की जो कंप्लेन है, फिर वो जो नंबर्स हैं उसके बढ़ते रहते हैं। आई थिंक वो चीज हमने देखी है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट में कोई ऐसा कोई मेजर कमी है, टू बी ऑनेस्ट। प्रोडक्ट इन्होंने एक्चुअली इटर्गो करके एक डच स्कूटर था, उसको इन्होंने एक्वायर किया। दैट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट इंडियन कंडीशंस के हिसाब से क्या टेस्टिंग इनफ हुई है, दैट्स अ क्वेश्चन जो कि ओला को आंसर करना है। क्योंकि ऑन पेपर तो ये बोलते हैं कि हमने बहुत टेस्टिंग की है, बट आपने एक्विजिशन किया, एक्विजिशन के तुरंत बाद में, मतलब कुछ टाइम बाद में आपने रोल आउट कर दिया प्रोडक्ट। वी आर नॉट श्योर कि इंडिया के डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस में वो टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, बट एज अ प्रोडक्ट उसमें एज सच कोई कमी नहीं है। ऑल्सो प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छा खेला है। आई थिंक वो प्राइस की वजह से या इनके एग्रेसिव होने की वजह से दे हैव द नंबर्स, और जब नंबर्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ कंप्लेन्स भी उसके साथ में बढ़ती है। और ईवी इकोसिस्टम जो ओवरऑल, मतलब जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड ग्लिचेस हैं, जैसे इसमें मोस्टली जो सारे ग्लिचेस आते हैं ओला में, वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड ग्लिचेस आते हैं जो कि सॉर्ट भी हुए हैं। और आई थिंक ये सब कारण है कि जिसकी वजह से इनको इनफ समय शायद ना मिला हो। सो अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हो, बट उसके बाद भी यू गॉट टू एंश्योर कि आपका आफ्टर सेल्स तो एटलीस्ट बेटर हो, और आपका रवैया जो है कंप्लेंट्स को लेकर, नहीं, रवैया जो बिल्कुल आप कह रहे हैं विकास योगी, रवैया ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, पूरी घटना, अभिजीत सिन्हा साहब भी हमारे साथ है, आई कहां से? 1 साल से ये शिकायतें इकट्ठी हो रही थी। लोग इन शिकायतों को सोशल मीडिया पे भी कर रहे थे, लोग इन शिकायतों को कंज्यूमर पोर्टल पे भी डाल रहे थे। लेकिन जब कुणाल कामरा, जो कि एक बड़ी सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, उन्होंने जब इस चीज को डाला तो इस मुद्दे ने जोर पकड़ा। उसके आज 1.5 हफ्ते के अंदर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो सीसीपीए का भी एक्शन हो गया, एआरआई का भी एक्शन हो गया। इसका मतलब है कि किसी को जाके झंझोरने की जरूरत थी। एक आम कस्टमर जब डाल रहा था अभिजीत सिन्हा साहब, तो कोई सुनने वाला नहीं था। लोगों का जो बड़ी शिकायत है वो यही है, रवैये वाली, जो विकास योगी साहब ने अभी कहा
कि ठीक है गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं होनी चाहिए। ये डाउट किसी को कैसे दिया जाए कि आप पहली बार बना रहे हैं तो आप कुछ भी बनाइए, पैसे तो मेरे लग गए ना लाख रुपए, वो तो मेरे पास पहली बार नहीं आए थे, वो सबकी, और कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे आप पैसे लौटा रहे हैं, कोई तरीका नहीं है। लोगों को 2-2 महीने की वेटिंग है, लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, किसी का लॉक नहीं खुल रहा, किसी का पहिया जाम है, किसी की स्क्रीन खराब है, तो ये तो फिर ज्यादा हो गया, ये अति हो गई। देखिए, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि कई साल पहले अभिजीत जी आपसे था ये सवाल। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। मुझसे पहले विकास जी ने और खन्ना जी ने आई थिंक आपको वस्तु स्थिति काफी क्लियर कर दी है। मैं इसके आगे क्या हो सकता है और इसके आगे इंडस्ट्री कैसे जाएगी उस पर बात करना चाहूंगा। देखिए, उससे पहले जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत से लेवल पे हम उसको डिसाइड करते हैं कि ये कंज्यूमर के लिए सेफ है या नहीं, और तब उसको ओपन मार्केट में सेल करने का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जब ये नई कंपनीज या नई प्रोडक्ट आते हैं तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आपके पास बहुत एक रिजिड या पुराना जो चलता हुआ ढर्रे वाली सर्विसेज हैं, उनमें थोड़ी रियायत सरकार की तरफ से दी जाती है ताकि नई टेक्नोलॉजीज भी सरवाइव कर सकें, और काफी इन्फोर्समेंट नहीं होती है शुरू के समय में। बैटरी में भी ऐसा हुआ, कई लोगों ने अधिक कच्ची पक्की बैटरी बनाकर बेचना शुरू किया, आग की खबरें आई, आग के इंसिडेंट्स हुए, और उसके बाद उसके रेगुलेशंस ठीक किए गए। अगर आप ओला के इंसिडेंट को देखें तो क्या मॉडल इसमें एक सोल्यूशन है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, 2 व्हीलर देना, और वो 3 पिलर्स पे डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, और सर्विस कैसा है। सो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और सर्विस में कौन से पायदान पे ये फिसल रहे हैं, और जब कंज्यूमर की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो रिस्पॉन्स इतना एस्केलेट क्यों हुआ कि लोगों को सोशल मीडिया पे जाना पड़ा और इतनी डिससैटिस्फैक्शन बढ़ गई। ये एक ऐसा हिस्सा है जो कभी ओवरलुक नहीं किया जाना था। और आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। एक अकेली कंपनी नहीं है ओला, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कंज्यूमर और उनके सेटिस्फैक्शन और उनकी सर्विसेज के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। लाखों लोग सोशल मीडिया पे और कंज्यूमर फोरम्स में जाकर शिकायत करते हैं, और इस मुहिम में जब से ये ओला की बातचीत शुरू हुई है, आगे आने वाले समय में कई ऐसी कंपनियां जो अपने कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड पोस्ट सेल सर्विस के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं, उनको टाइट रेगुलेशंस झेलना पड़ेगा, और ये टाइट रेगुलेशंस उनको आगे आने वाले समय में डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस बन सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स को या कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, और ARAI हो या मंत्रालय हो या सरकार हो, इनमें से कोई कंज्यूमर के इंटरेस्ट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा। इनफैक्ट मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक अपडेट भी बताऊं कि जो ओला ने अभी अपनी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का दाम गिरा दिया है, उस पर भी अब तो नोटिस चला गया है कि आपने ऑल ऑफ सडन इतना प्राइस कट कैसे कर दिया ARAI की तरफ से। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल उठाती है, और इंटेंट की बात है। चलिए बाकी सारी चीजों पर तो आपको फिर भी रियायत दे दी जाए, लेकिन क्या इंटेंट सही है? और दूसरी बात, नया है, नई चीज है, नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये हमारे लिए सोचने की बात होगी कि क्या इस आधार पर एक कंज्यूमर के पैसों को यूं जलाया जा सकता है। छोटा ब्रेक के बाद ये बड़ा सवाल। वेलकम बैक। ओला स्कूटर और ग्राहक क्यों परेशान, इस पर हमारी बातचीत हो रही है। ब्रेक से पहले हमने एक समझा सिचुएशन को कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। चलिए नया प्रोडक्ट है, कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, नई टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ें, लेकिन ये भी है कि फिर कंज्यूमर का क्या, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की, तो क्या इस तरीके से कंज्यूमर के साथ एक्सपेरिमेंट हो सकता है नई टेक्नोलॉजी के नाम पर? विकास साहब, और भी कंपनीज है, जैसे आपने ईथर स्कूटर का नाम लिया, कुछ हमारी एस्टैब्लिश कंपनियां हैं, यहाँ पर बजाज है, हीरो है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं। प्रॉब्लम सबके साथ आई है। इनफैक्ट मुझे याद आता है टाटा नैनो भी जब लॉन्च हुई थी उसके साथ भी इनिशियल दिक्कतें आई थी, लेकिन वहां कंपनी ने जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया, इस तरह के बवाल नहीं मचा था या इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हुए थे। हैंडलिंग का प्रॉब्लम है, इंटेंट का प्रॉब्लम है, या फिर कैसे इसको समझे और फिर इसका निदान आप कहां देखते हैं?
आई पर्सनली थिंक कि आप ने जैसा पॉइंट आउट किया कि इंटेंट अगर आपके पास में है, दैट यू रियली वांट टू एड्रेस द इशू एट हैंड, तो आप डेफिनेटली उसको एड्रेस कर सकते हो। एंड सिंस यू नो कि आपके बहुत सारी चीजें जो मेजॉरिटी आपके जो बायर्स हैं उनमें अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज हैं या कुछ ग्लिचेस हैं, तो उनको तो आप इजीली ओटी अपडेट के साथ में सॉर्ट कर सकते हो। द बिगर प्रॉब्लम इज क्योंकि नंबर्स इतने सारे हो गए हैं और ये हमेशा दावा करते हैं कि भी हम नंबर 1 हैं हम, और आई थिंक अभी लिस्ट भी हुई है कंपनी, तो कई सारे दावे भी जो है वहां पे काम आते हैं। बट पॉइंट ये है कि जो हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए आपको सर्विस नेटवर्क, हम जनरली बोलते हैं कि अगर आप एक या दो डीलरशिप आपके यहाँ पे है फिजिकल डीलरशिप, तो कम से कम एक सर्विस सेंटर पर 2 या 3 डीलरशिप होना चाहिए, विच इज नॉट द केस हियर। इसीलिए आप देख रहे हो कि पाइल अप होती जा रही है। सारे सर्विस सेंटर्स पे गाड़ियां 2 महीने 3 महीने 4 महीने खड़ी हैं, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी। इनफैक्ट आप थ्रेड्स उठा के देख लो, आप ट्विटर पे उठा के देख लो या कहीं पे भी उठा के देख लो, प्रॉब्लम ये है कि निवारण नहीं हो पा रहा। और निवारण का ये, जब कोई क्वेश्चन उठाता है तो आप उसके इंटेंट पे, मतलब इंस्टेड ऑफ आप ये सॉर्ट करने की कोशिश करो, आप उसके इंटेंट पे क्वेश्चन कर रहे हो कि भैया ये तो ना, ये सारे पेड हैं, ये जो लोग हैं ये गलत बोल रहे हैं। वो गलत नहीं बोल रहे हैं। जिस आदमी ने 1 लाख रुपए लगाया या 1.5 लाख रुपए आपके स्कूटर में लगाया है, वो कैसे गलत बोल सकता है? तो आप एटलीस्ट कंज्यूमर, इवन इफ यू, आप पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किसी की क्या है, जैसे आपने कुणाल कामरा जी का नाम लिया, जो भी है, आपको कोई पसंद हो या ना पसंद हो, बट पॉइंट ये, कंज्यूमर तो पसंद करना पड़ेगा। उसी कंज्यूमर ने आपको नंबर्स दिए हैं, उसी कंज्यूमर ने आपको उस लेवल पे पहुंचाया जहां पे अभी आप हो। तो आई थिंक इंटेंट इज व्हाट इज नीडेड। आप बड़ी फैक्ट्री खोल रहे हो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और ये है वो है, आप सर्विस सेंटर्स खोल दीजिए बॉस, आपकी प्रॉब्लम्स आधी सॉर्ट हो जाएंगी। तो या तो आपके आपके कंपोनेंट रिलेटेड इशू है कि आप एक्चुअली सोर्स नहीं कर पा रहे हो या सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके साथ में ये है कि आपने क्लेम्स बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं कि दिक्कत आती नहीं है। क्योंकि एक क्लेम से शुरू होते हैं हमेशा ईवीज कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी। अब कम का मतलब अगर ये है कि मेरी गाड़ी अगर डीलरशिप पे बंद है और 1-1.5 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए मैं चला नहीं पा रहा हूं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ये वही वाली बात हो गई। और ईवी 4 व्हीलर्स के साथ में भी यही हुआ है। जब एकदम से नंबर्स आ रहे हैं तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि सर्विस पे क्या है। एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन सेल्स एंड नंबर्स एंड एवरीथिंग। सेल्स इज गुड, बट सर्विस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। थोड़ा लॉन्ग रन में चलाना है तो आपको सर्विस तो फिक्स करनी पड़ेगी, एंड इट्स फॉर एवरीबडी। मैंने किसी ब्रांड का नाम लिया था, ऐसा नहीं कि आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम। इस पर्टिकुलर, जैसे एथर की बात है, तो एथर में भी कुछ रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, स्पेशली बेल्ट रिलेटेड इशू आए थे, बट उन्होंने सॉर्ट किया उसको, बाद में उन्होंने फिक्स किया उसको। नाउ पीपल आर नॉट फेसिंग इट दैट मच। बट अगर आप नंबर गेम में सिर्फ हो और उस गेम में नहीं हो कि मेरे को कंज्यूमर सेटिस्फाई करके रखना है, देन इट्स बाउंड टू हैपन। और ये मार्केट फोर्सेस है। देखिए, ये भी नहीं है, मतलब जब से ये सब इश्यूज आए तो सेल्स लगातार गिरी हैं, उन्होंने अपना नंबर 1 स्पॉट खो दिया, उनका मार्केट शेयर नीचे जा रहा है, तो मार्केट भी ऐसे हैंडल करेगा। अभिजीत साहब, क्योंकि ये पूरा मामला फेम 2 से जुड़ा हुआ है, सब्सिडी से जुड़ा हुआ है, पीएमई ड्राइव है अब उसकी जगह, वहां पर आई थिंक जितना मुझे पता है कि वहां पर बाकायदा गाइडलाइंस हैं कि आपके पास इतने सर्विस सेंटर्स होने चाहिए, आपको इस तरीके से जाना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन में कमी है, ये गाइडलाइंस ही वीक हैं कि यहां पर देखिए, अगर क्वालिटी का इशू नहीं होता तो फिर इतनी समस्या नहीं आती। अब क्वालिटी का इशू रहा ही होगा तो क्या प्रॉपर टेस्टिंग्स नहीं हुए, या उसको करने के कोई मापदंड हमारे यहाँ नहीं है, बस आप बनाइए उतार दीजिए, फिर जैसा होगा वैसा फेस वैल्यू पे निपट लेंगे? कहाँ कमी है सिस्टम में जिसकी वजह से ये पूरी दिक्कत सामने आ गई है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है हर एक गाइडलाइन के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो स्ट्रैटेजी होती है उसका तीनों स्तर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे और रेगुलेटरी लेवल पे, कहीं भी अगर वो गाइडलाइन खरी नहीं उतरती है, तो शुरुआत में तो गाइडलाइन ही दी जा सकती है। शुरुआत में किसी नई इंडस्ट्री को ताबड़तोड़ स्टैंडर्ड्स नहीं दिए जाते हैं। सो गाइडलाइन के ऊपर सरकार की उम्मीद ये होती है कि जिन कंपनीज को ये गाड़ियां बेचनी है, बनानी है, सर्विसेज देनी है, वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ग्राहकों के हितों का ध्यान रखेंगे। यदि वो ऐसा नहीं रखते हैं तो फिर गाइडलाइंस को सख्त निर्देशों में और स्टैंडर्ड्स में बदला जाता है। फिर उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव चेक लगाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए टेक्निकल टेस्ट और टेक्निकल सर्टिफिकेशन लाई जाती है, और लास्ट में रेगुलेटरी उसके ऊपर बाउंडिंग दी जाती है। अगर आप इसको ऐसा नहीं करते हैं तो आप गाड़ी बेच नहीं पाएंगे। पिछले 40 सालों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अपनी सर्विसेज को, जो मैं अदर देन इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, डीजल और पेट्रोल की, उन्होंने काफी सुधार किया।
और जितना उन्होंने सुधार किया उसके हिसाब से लोगों का विश्वास और लोगों की जो रिस्पॉन्स होती है किसी गाड़ी को लेकर, वो बड़ी सेंट्रिक है कि इस गाड़ी की सर्विस अच्छी है, इस गाड़ी की सर्विस खराब है, और उसके हिसाब से मार्केट अपना शेयर भी डिसाइड करता रहा। जब हमने शुरुआत में कोई स्टैंडर्ड्स या कोई सख्त दिशा निर्देश नहीं दिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को, तो उसको इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स कभी आएंगे ही नहीं और हम कोई भी मनमाना व्यवहार कर सकते हैं और गाड़ियां हमारी स्टैंडर्ड्स सर्विस सेंटर में पड़ी हुई हैं और लोग सोशल मीडिया पे कंप्लेन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं होगा। इतना टेकन फॉर गारंटेड इंटेंट सही नहीं है। और इसमें जैसा कि आप बाकी के पैनलिस्ट ने भी कहा है कि एक कंपनी नहीं है, कई कंपनियां हैं और सारी कंपनियां खराब नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नेगेटिव शेड नहीं किया जा सकता है। ब्लू स्मार्ट हुई या नहीं, डेफिनेटली सर, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो जिसका प्रोडक्ट नहीं अच्छा, देन जैसा मैंने कहा कि मार्केट फोर्स काम कर रहे हैं अपना, वो नंबर नीचे गए तेजी से। श्रीराम खन्ना साहब, आखिरी में, एट लास्ट, एज ए कंज्यूमर मेरा 1 लाख रुपया लग गया है, अब तो आप बहुत सारे लोग हैं जो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, वो क्या करें आप? देखिए, उनके लिए केवल एक ही तरीका है कि वो इत्मीनान से इंतजार करें जब तक ये कंपनी अपनी आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क इंप्रूव नहीं कर पाती है। और मुझे लगता नहीं है कि वो 2-4 हफ्तों में होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि तमाम टू व्हीलर इंडस्ट्री में हर गली हर नुक्कड़ में वर्कशॉप हैं। आपका स्कूटर खराब हुआ, आप अगली गली में जाके वर्कशॉप में मैकेनिक को दिखाए। ये सारे इंडिपेंडेंट वर्कशॉप हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई संबंध नहीं है, परंतु क्योंकि उनके इलाके में उस ब्रांड के टू व्हीलर हैं, इसलिए उन्होंने उसका काम सीख लिया है, पार्ट्स इंतजाम कर लिया और अपना सर्विस दे रहे हैं। ये टू व्हीलर की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में ये पॉसिबल अभी नहीं हुआ है, क्योंकि 99% जो मैकेनिक बाजार में हैं टू व्हीलर्स के, वो पेट्रोल और डीजल के हैं, वो तो इलेक्ट्रिक के तो है ही नहीं। और दूसरा, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में जो पार्ट्स का इस्तेमाल, रिप्लेसमेंट हो रही है या जो टूट रहा है या जिसको रिपेयर करना है, वो अगर मैकेनिक के पास नहीं होगा तो वो कैसे करेगा? और आपने, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इन्होंने हर शहर में 2-4 पॉइंट खोल दिए हैं। 2-4 नहीं, इनको कम से कम जी बिल्कुल सही बात है खन्ना साहब कि ये शायद थोड़ा सा पहले प्रीएम्प्ट करना चाहिए था, या एटलीस्ट 1 साल से जब ये समस्या सामने आ चुकी थी तो उस हिसाब से तेजी दिखानी चाहिए थी, जो दिखाने में कंपनी फिलहाल समर्थ नहीं दिखी है। वेल, तो क्योंकि बात कंज्यूमर की, आई होप हमने समझा कि प्रॉब्लम में क्या है और कहां दिक्कतें हैं और किस तरीके की चीजें यहां पर की जा सकती थी जो कि नहीं हुई है। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, सीसीपीए ने अपना एक्शन लिया, एआरआई ने अपना एक्शन लिया, लेकिन एज ए कंज्यूमर आपके लिए जानना जरूरी है कि आप हर किसी दावे पर सीधा भरोसा नहीं कर सकते। कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या आ रही है, आपके तो पैसे लग गए ना, इसलिए चीज़ों को बेहतर ढंग से समझें और तभी आगे उस पर बड़े जल्दबाजी ना करें। आई होप ये इशू इतना जल्दी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, आने वाले समय में इसमें क्या अपडेट्स आते हैं जरूर से आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।